यहाँ पे बेटा क्या बोलते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं बिग इज अ सोल। सोल ट्रेडर क्या होता है भाई, मैंने आपको बताया था। सोल ट्रेडर एक ऐसा बंदा होता है, वो सोल ओनर ऑफ अ बिजनेस, एक इंडिविजुअल जो किसी भी बिजनेस का सोल ओनर है, यानी कि जिसका कोई और मालिक, कोई शेयर होल्डर नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, उसे बेटा हम सोल ट्रेडर बोलते हैं। तो फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हर बुक्स ऑन 28 फरवरी 2017। वो कह रहे हैं ये बैलेंसेस जो है आपने एक्सट्रैक्ट करे थे उसकी बुक से 28 फरवरी 2017। रेवेन्यू बेटा सेल्स होता है, परचेजेस आपकी परचेजेस हैं, जो आपने गुड्स खरीदे हैं, जो गुड्स परचेज करें ड्यूरिंग द ईयर, वो आपकी परचेजेस में जाएगा बेटा। रिटर्न इनवर्ड्स होता है बेटा सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड्स होता है बेटा परचेज रिटर्न। लिख लो बेशक अपने पास। रिटर्न इनवर्ड्स इज सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड्स इज परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब होता है कि जब आप कस्टमर को कोई गुड बेचते हो, कोई गुड सेल करते हो, और कस्टमर को वो चीज अच्छी नहीं लगती या उसमें कोई डिफेक्टिव लगता है, तो कस्टमर आपको गुड वापस कर देता है, वो बेटा आपका सेल्स रिटर्न होता है, यानी कि रिटर्न इनवर्ड्स, दूसरा नाम उसका रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड्स होता है बेटा जब आप परचेज कर रहे हो, तो आप कोई गुड्स खरीद रहे होते हो अपने सप्लायर से, और वो गुड की क्वालिटी अच्छी नहीं है या कोई डिफेक्ट निकल आया उस गुड में, जिसकी वजह से आप जो है वो गुड सप्लायर को वापस कर रहे हो, वो आपका रिटर्न आउटवर्ड है, यानी कि परचेज रिटर्न। आगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, यानी कि एक्सपेंसेस हैं। इंश्योरेंस का आप पे कर रहे हो, वो भी आपका एक्सपेंस है। रेंट रिसीवेबल मेरी इनकम है, क्योंकि ये मैं रिसीव कर रहा हूँ रेंट। अगर ये होता है रेंट पेएबल, तो बेटा ये आपका एक्सपेंस हो जाता। अब यहाँ पे रिसीवेबल लिखा हुआ है, तो दैट्स माय इनकम। इलेक्ट्रिसिटी आपका एक्सपेंस है, स्टाफ सैलरीज आपके एक्सपेंसेस है, एडवर्टाइजिंग आपका एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंसेस आपके एक्सपेंस है। आगे बेटा नॉन करंट एसेट बोलो, मैंने आपको बताया था नॉन करंट एसेट वो होता है जिसकी लाइफ यूजुअली एसेट है, यानी कि बिजनेस की पोजीशन है, प्लस ये बिजनेस को सपोर्ट करता है प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करने में, इट हेल्प्स द बिजनेस इन जनरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी, उसको हम नॉन करंट एसेट बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे लीज होल्ड बिल्डिंग दी हुई है और उसकी कॉस्ट आपको बताई हुई है। शॉप फिक्सचर्स हैं, उसकी कॉस्ट आपको दी हुई है। कंप्यूटर इक्विपमेंट है बेटा, उसकी कॉस्ट भी आपको दी हुई है। और नीचे ही इनका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, जो आपको नजर आ रहा होगा, 13,500। शॉप फिक्सचर्स 13,000, कंप्यूटर इक्विपमेंट 42,000। डिस्पोजल अकाउंट का बेटा डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि ये आपका बेसिकली क्या होगा, लॉस ऑन डिस्पोजल। अगर डिस्पोजल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा हो, तो दैट्स लॉस ऑन डिस्पोजल, यानी कि मैंने गाड़ी जो मैं सोच रहा था कि 6,000 महंगे में बिकेगी, वो मैंने 6,000 सस्ते में सेल कर दी, तो मुझे लॉस ऑन डिस्पोजल हो गया। और ये जो लॉस ऑन डिस्पोजल होता है बेटा, ये आपके एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड होता है। आगे बेटा बोल रहे बैंक लोन। बैंक लोन रीपेएबल 31 दिसंबर 2017, और ये कब मैं बना रहा हूँ, अच्छा, यानी कि ये आपकी लाइबिलिटी है, लेकिन जो इस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा 8% बेटा, बैंक लोन पे इंटरेस्ट आप चार्ज कर रहे हो, ये 8% लिखा हुआ है। ये जो 8% बेटा आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, ये आपके एक्सपेंसेस में जाएगा। इन्वेंट्री एट 1 मार्च 2016, अब ये बात कर रहे हैं 1 मार्च 2016 की, यानी कि बेटा ये जो है मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री होगी, क्योंकि 2016 की बात कर रहा है, और मेरा जो ईयर एंड हो रहा है वो 28 फरवरी 2017 में हो रहा है। तो ये मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री वॉज वैल्यूड एट 20,700। डेट्स का खासकर मद्देनजर रखेंगे, डेट्स को देखना है लाजमी। जो जाहिर है 1 मार्च 2016 है, जैसे तो 2016 पहले आता है, तो ये आपका ओपनिंग इन्वेंट्री होगा, और 2017 की जो वैल्यू है इन्वेंट्री की, वो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। बैंक का बेटा डेबिट बैलेंस है, यानी कि ये आपका एसेट है, 20,500। ट्रेड रिसीवेबल्स भी आपके बेटा एसेट होते हैं। ट्रेड पेएबल आपकी लाइबिलिटी है, क्योंकि आपने पे करना है, आपने सप्लायर से गुड्स खरीदे, सप्लायर से गुड्स परचेज करे, क्रेडिट बेसिस पे, और आपने उसको पेमेंट नहीं करी, तो ये आपने उसको पेमेंट करनी है। दिस इज गोइंग टू बी योर लाइबिलिटी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ओल्ड बेटा आपको दिया हुआ है 1,100। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ है, जो आपके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाता है, जो आपके इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं होता। ड्राइंग्स की वैल्यू भी बेटा आपको दी हुई है 9,500। आगे बेटा बोल रहे हैं स्टाफ सैलरीज इंक्लूड 8,000 पेड टू बिग। स्टाफ सैलरीज के अंदर 8,000 इंक्लूडेड है जो बिग को मिले थे, बट गलती से आपने स्टाफ सैलरीज में उसको इंक्लूड कर दिया, तो जाहिर है ये सैलरी का पार्ट तो नहीं होगा ना, तो आप 8,000 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। रेंट रिसीवेबल जो है स्टाफ सैलरी में से 8,000 आप सब्ट्रैक्ट। रेंट रिसीवेबल जो है बेटा 3,000, वो ओइंग थी। ओइंग का मतलब है कि रेंट रिसीव आपने करना है, तो जाहिर है जो भी रेंट रिसीवेबल की वैल्यू है, जैसे क्वेश्चन के अंदर बेटा आपको नजर आ रहा होगा कि रेंट रिसीवेबल आपको दिया हुआ है कितना, 15,000। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, रेंट रिसीवेबल 15,000। अब वो कह रहे 3,000 वॉज ओइंग, तो अगर 3,000 ओइंग था, तो जाहिर है ये जो 3,000 ओइंग है वो आपके ऐड हो जाएगा रेंट रिसीवेबल। जनरल एक्सपेंसेस भी ओइंग थे, तो ये जनरल एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएंगे, ओइंग एक्सपेंसेस।
वो कह रहा है बिजनेस ने कोई इंटरेस्ट नहीं पे किया, मतलब पूरा का पूरा इंटरेस्ट बिजनेस को देना है। नो इंटरेस्ट हैज बीन पेड ऑन बैंक। During the year, new shop fixtures costing 8,000 were purchased. Payment was made by check. No entries had been made in the books. अगर इस तरह का कोई एरर हो जाए बेटा कि आपने कोई ट्रांजैक्शन करी है या आपने कोई चीज परचेज करी है और आपने उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा, तो इसको हम बोलते हैं एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, यानी कि ना मैंने डेबिट साइड पे कुछ रिकॉर्ड किया ना मैंने क्रेडिट साइड पे कुछ रिकॉर्ड किया। इसकी क्या डबल एंट्री बननी चाहिए? इसकी डबल एंट्री बननी चाहिए थी बेटा शॉप फिक्सचर्स डेबिट, क्योंकि शॉप फिक्सचर्स आपके एसेट होते हैं, और चेक जो है वो आपका क्रेडिट होना चाहिए था, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो चेक के थ्रू। जाहिर है चेक जो है वो आपका एसेट, एक एसेट बढ़ रहा है एक एसेट कम हो रहा है। अब आपने कोई एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करी बेटा बुक्स में, तो जाहिर है आपको रिकॉर्ड करना चाहिए था, नहीं करी, तो ये आपका एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन हो जाए। आगे बेटा बोलिए डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड ऑन ऑल नॉन करंट एसेट ओन्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। बिल्डिंग आर हेल्ड ऑन अ लीज ऑफ 20 ईयर एंड अप्रोप्रिएट अमाउंट इज टू बी चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ द लीज होल्ड बिल्डिंग। अब आपको कॉस्ट गिवन है बिल्डिंग, कॉस्ट कितनी है बेटा? कॉस्ट है 90,000 और आपको यूजफुल लाइफ दे दी है 20 ईयर्स। तो आप सिंपली क्या करोगे, 90,000 डिवाइडेड बाई 20, तो आपको पता चल जाएगी कि पर ईयर आप कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे बिल्डिंग के ऊपर। फिर बेटा आगे कह रहे हैं शॉप फिक्सचर्स एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि जो भी कॉस्ट होगी शॉप फिक्सचर्स की उसके ऊपर 15% बेटा आप चार्ज करोगे, तो आपको डेप्रिसिएशन पता चल जाएगी बेटा शॉप फिक्सचर्स। कंप्यूटर इक्विपमेंट एट अ रेट ऑफ 30% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, हमने जैसे लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। इन केस ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बेटा आप करते क्या है, आप जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं नेट बुक वैल्यू, यानी कि इस केस में मैं क्या करूंगा, मैं कॉस्ट में से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पहले माइनस करूंगा कंप्यूटर इक्विपमेंट का, जो भी मेरी नेटवर्क वैल्यू आ रही होगी उसके ऊपर बेटा मैं 30% चार्ज करूंगा, तो मुझे मेरा डेप्रिसिएशन का अमाउंट पता चल जाए। दिस इज गोइंग टू बी द केस ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर आप डेप्रिसिएशन निकाल रहे होते हो नेट बुक वैल्यू। फिर आगे बेटा आठवीं एडजस्टमेंट में बोल रहे ट्रेड रिसीवेबल $2,500 वर कंसिडर्ड इररिकवरेबल। इररिकवरेबल का मतलब होता है कि ये पैसे अब मुझे वापस नहीं मिलने वाले। एक डेट थी 2,500 की, 2,500 की, अब ये वापस रिकवर नहीं होगी, तो इनको मैं राइट ऑफ कर, राइट ऑफ करने का मतलब है आप इसे बैड डेट। बैड डेट की बेटा डबल एंट्री होती है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बेटा आप करोगे 5% पे, यानी कि जो भी आपका ट्रेड रिसीव नेट ट्रेड रिसीवेबल है आप उसके ऊपर 5% चार्ज कर दोगे, तो आपको न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पता चल जाएगा। ओल्ड प्रोविजन दिया हुआ है, जैसे अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से न्यू प्रोविजन आपका आएगा 1600, ओल्ड प्रोविजन यहाँ पे 1100 गिवन है, तो 500 से आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वही। ठीक है बेटा, ये सारी एडजस्टमेंट थी। नीचे वो कह रहा है रिक्वायर्ड प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 28 फरवरी 2007। अब इनकम स्टेटमेंट जो है बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं बेटा इनकम स्टेटमेंट सेल्स से। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख दूंगा सेल। मेरी सेल्स की बेटा क्या वैल्यू थी? सेल्स की वैल्यू थी 4,10,000। ये आप देख सकते हो ऊपर गिवन है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए सेल्स रेवेन्यू 410,000, और सेल्स रिटर्न है बेटा 15,600। ये आपका सेल्स रिटर्न 15,600 रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स इज रेफर्ड एज सेल्स रिटर्न। तो आप 410,000 में से 15,600 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपको नेट सेल्स बेटा पता चलेगी। सेल्स आ गई आपके पास, अब आप इसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दो 15,600, तो आपको नेट सेल्स पता चल जाए। नेट सेल्स बेटा आपकी कितनी होंगी? नेट सेल्स होंगी 394,400। ये बेटा आपकी नेट सेल्स, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा हमारे पास अगली चीज आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में बेटा क्या जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर जो है बेसिकली सारी वो कॉस्ट जाती हैं जो आपके इन्वेंट्री से रिलेटेड है, जो आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट को या तो बढ़ा रहा होता है या कम। अब अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो हमें ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि 2016 की जो इन्वेंट्री होगी वो मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री। अब यहाँ पे देखो इन्वेंट्री एट 1 मार्च 2016 24,050, ये मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री है बेटा। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। जी 24,050 जो है बेटा मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री है। और
इसने मुझे जो है वो परचेजेस भी बेटा दिए हैं। परचेजेस है बेटा मेरे 216,800, ये मेरी परचेजेस है बेटा। रिटर्न आउटवर्ड्स यानी कि परचेज रिटर्न है बेटा मेरा 9,550, ये परचेज रिटर्न है, ये आप माइनस करेंगे। और क्लोजिंग इन्वेंट्री बेटा आपको दी हुई है 20,700, 20,700, ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है जो आपके बिजनेस को इन्वेंट्री की कॉस्ट को अफेक्ट कर रही है। तो बस हम यही करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री से। ओपनिंग इन्वेंट्री इज बेसिकली 24,050। इसके अंदर बेटा आई एम गोइंग टू ऐड परचेजेस। परचेजेस आर 216,800। आई सब्ट्रैक्ट परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड्स है बेटा मेरे पास 9,500। एंड देन बेटा आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज बेटा 20,007, जो मैंने अभी आपको बताया। तो 24,050 प्लस 216,800 माइनस 9,550 माइनस 20,700 बेटा हम करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएंगी 210,600। 210,600, ये बेटा मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स रहेगी। सेल्स को बेटा मैं माइनस करूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, तो मुझे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट जो है यानी कि प्रॉफिट बिफोर सब्ट्रैक्टिंग एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट बेटा आपका होगा 183,800। जी सर। फिर इसके अंदर बेटा मैं अदर इनकम या नॉन ऑपरेशनल इनकम जो है वो ऐड कर। नॉन ऑपरेशनल इनकम बेटा क्या होती है? नॉन ऑपरेशनल इनकम होती है बेटा यानी कि जो आपके बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं हो। अब अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो यहाँ पे आपको रेंट रिसीवेबल दिया हुआ। तो द ओनली नॉन ऑपरेशनल इनकम या अदर इनकम आई हैव इज रेंट रिसीवेबल। रेंट रिसीवेबल है बेटा मेरे पास 15,000। और नीचे वो कह रहा है कि 3,000 वॉज ओइंग। आप नीचे देखो तो नीचे कह रहे हैं रेंट रिसीवेबल 3,000 वॉज ओइंग। तो यानी कि 3,000 आपकी ओइंग थी, तो आप क्या करेंगे? आप रेंट रिसीवेबल लिखेंगे। रेंट रिसीवेबल कितना? 15,000 प्लस 3,000, तो ये आपके पास बेटा आ जाएगा 18,000। ये क्योंकि एक ही मेरे पास अदर इनकम है तो ये मैं थर्ड कॉलम में लिख सकता हूँ। ये आपके ग्रॉस प्रॉफिट में बेटा ऐड होगा, रेंट रिसीव। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बेटा एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस भी हमने देखे हैं। सबसे पहला जो बेटा मेरे पास एक्सपेंस है वो है इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउट। मैं आपको वर्किंग दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ करी हुई है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की। हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स थे बेटा 34,500। अब वो कह रहा है कि ट्रेड रिसीवेबल्स में से बेटा कुछ बैड डेट हुए। कितने के डॉलर्स के बैड डेट हुए? 2500। यानी कि 2500 की डेट है, ये मुझे पता है ये वापस पैसे नहीं मिलने। तो मैंने 34,500 में से 2,500 माइनस कर दिया। जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे को असली ट्रेड रिसीवेबल्स यानी कि नेट ट्रेड रिसीवेबल्स पता चल जाएंगे। दैट इज गोइंग टू बी 32,000। फिर ये 32,000 के ऊपर बेटा आप 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट चार्ज करेंगे। तो न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बेटा आपके पास आ जाएगा 1,000। ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बेटा आपको गिवन है या 1,111 है। दोनों को कंपेयर करेंगे तो इंक्रीज इन प्रोविजन हो रहा है बेटा बाय 5। तो आप यहाँ पे लिख देंगे इंक्रीज इन प्रोविजन बाय 5। फिर हमारे पास एक बैड डेट भी थी क्वेश्चन के अंदर दी हुई। बैड डेट होती है इररिकवरेबल। तो अगर इररिकवरेबल डेट हो तो मैं उसको एक्सपेंस आउट कर दूं। मैं कह रहा हूँ ये एक ऐसी डेट है जिसमें मुझे पैसे वापस नहीं मिलने हो, तो बैड डेट बेटा मैं रिकॉर्ड कर दूंगा 2,500। देन आई हैव बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिन एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस हैं बेटा मेरे पास 71,000। इसके बाद मेरे पास है बेटा इलेक्ट्रिसिटी। इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं। इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली 10,200।
ये सिर्फ वैल्यूज मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ये आपको ऊपर क्वेश्चन में दी। अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो ऊपर लिखा हुआ है कि एडवर्टाइजिंग 27,500। सही है। सर इसी तरह से इंश्योरेंस भी तो कॉस्ट में जाएगी ना, इंश्योरेंस आपका एक्सपेंस में। एक्सपेंस होता है, बिल्कुल 6,800 इंश्योरेंस आपका। लेकिन आपका कुछ एडजस्टमेंट भी है। जैसे आप यहाँ पे देखो तो वो कह रहे हैं जनरल एक्सपेंसेस 5,000 वॉज ओइंग। तो जाहिर है ये आप ऐड करोगे, ये आपके ओइंग एक्सपेंसेस में जाएगा, ये आपके एक्सपेंसेस को बढ़ाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा बेटा, 60,000 का 8% निकाल लेंगे तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन पता चल जाएगा, विच इज गोइंग टू बी 4,800। ठीक है। तो इसी तरह से बेटा हम करेंगे, जनरल एक्सपेंसेस 5,000 होंगे। डेप्रीसिएशन मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। डेप्रीसिएशन बेटा मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? डेप्रीसिएशन निकालने के लिए बेसिकली मैं सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्डिंग की, नंबर वन। तो बिल्डिंग वो कह रहा है कि आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करो, और कॉस्ट आपको 90,000 दी हुई है, और उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है 20 ईयर्स। तो 90,000 को आप डिवाइडेड बाई 20 कर दोगे तो आपको डेप्रीसिएशन पता चल जाएगी, विच इज गोइंग टू बी बेसिकली 4,500। ये आपकी बेटा डेप्रीसिएशन। तो नीचे बेटा बोल रहे हैं शॉप फिक्सचर्स एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो भी मेरी कॉस्ट होगी शॉप फिक्सचर्स की, उसके ऊपर बेटा मैं 15% डेप्रीसिएशन चार्ज कर दूंगा, तो मुझे मेरी डेप्रीसिएशन का अमाउंट पता चल जाएगा। शॉप फिक्सचर्स की बेटा कॉस्ट है 24,000, लेकिन इसने नीचे बोला हुआ है कि 24,000 के अंदर 8,000 जो है वो और आपने परचेज किया था शॉप फिक्सचर्स, बट आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया था। तो आप यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, 24,000 प्लस 8,000, आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आ रहा होगा आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15%, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो मेरे हिसाब से आपका आंसर आना चाहिए शॉप फिक्सचर्स का 4,008। शॉप फिक्सचर्स के बाद बेटा आपके पास अगली चीज आ जाएगी कंप्यूटर इक्विपमेंट। कंप्यूटर इक्विपमेंट में बेटा आप क्या करेंगे, वो कह रहे हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो भी कॉस्ट होगी उसको आप माइनस कर दोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो आपके पास आ जाएगा नेटवर्क वैल्यू। जो भी नेटवर्क वैल्यू आ रही होगी उसके ऊपर आप 30% चार्ज कर देंगे, तो आपको डेप्रिसिएशन का amount। अब जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको कॉस्ट दी हुई है 60,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 42,000, यानी कि 60 माइनस 42 है, 18,000 आएगा। 18,000 का मैं ले लूंगा 30%, तो मुझे पता चल जाएगा कि कंप्यूटर इक्विपमेंट के ऊपर मैंने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करी। ठीक है बेटा। तो वो मेरे पास आ रही होगी 5,000 चार्ज। मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। हम बात करें कंप्यूटर इक्विपमेंट की, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो इसके अंदर बेटा मैं कॉस्ट विच इज 42,000, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सॉरी 60,000 में से 42,000। कॉस्ट आपकी 60,000, 60,000 माइनस 42,000, 18,000 आना है। 18,000 का 30% निकाल देंगे तो आपके पास आ जाएगा 5,004। ये बेटा आपकी डेप्रिसिएशन हो जाएगी कंप्यूटर। सही है। तो इसी तरह से करके हम अपना आंसर निकालेंगे। हमने लिख लिया इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हमने लिख लिया बैड डेट, हमने लिख लिया एडमिन एक्सपेंसेस, हमने लिख लिया इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। फिर इसके बाद बेटा मेरे पास आ जाएगा इंश्योरेंस, वो भी मेरा एक्सपेंस है, लेकिन इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं इंश्योरेंस की जो वैल्यू है वो सिंपली कॉपी पेस्ट कर दूंगा, जो कि है बेटा मेरे पास 6,008। फिर इसके बाद बेटा मेरे पास है स्टाफ सैलरीज। अच्छा, स्टाफ सैलरीज जो थी उसमें एक एडजस्टमेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। बेटा इसमें वो कह रहे हैं कि स्टाफ सैलरीज में से $8,000 की सैलरी है जो बिक ने ली, और गलती से आपने उसको स्टाफ सैलरीज में डाली, तो ये सैलरी का पार्ट तो नहीं है ना, स्टाफ सैलरी तो नहीं है ना, वो बिक ले रहा है अपने यूज के लिए। तो आप 8,000 जो है बेटा स्टाफ सैलरी से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। स्टाफ सैलरीज हैं आपके पास 59,700। 59,700 में से बेटा 8,000 माइनस कर देंगे तो आपके पास 51,700। स्टाफ सैलरीज भी आ गई। फिर बेटा मेरे पास है एडवर्टाइजिंग।
एडवर्टाइजिंग बेटा मेरे पास है 27,500। फिर अगली चीज है बेटा मेरे पास जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस हैं बेटा मेरे पास, इसमें एक एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या है कि वो बोले जनरल एक्सपेंसेस में 5,000 ओइंग थी, ओइंग एक्सपेंसेस आप ऐड कर। तो जनरल एक्सपेंसेस हैं बेटा आपके पास 14,600। 14,600 में आप 5,000 ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 19,600। ये आपके जनरल एक्सपेंसेस। ठीक है। फिर अब मैं लिख सकता हूँ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की मैंने आपको वर्किंग ऑलरेडी करके दिखा दी है। लीज होल्ड बिल्डिंग के ऊपर हमने क्या किया था कि मैंने कहा था कि मेरी कॉस्ट है 90,000 और मैं 20 साल के लिए उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है, सेल्वेज वैल्यू नहीं दी हुई, तो आई विल अज्यूम सेल्वेज वैल्यू आपकी जीरो होगी। आप सिंपली करेंगे 90,000 अपॉन 20 तो आपको पता चल जाएगा डेप्रिसिएशन है 4,500। फिर बेटा आपके पास है शॉप फिक्सचर्स। शॉप फिक्सचर्स में उसने $8,000 के शॉप फिक्सचर्स एडिशनल परचेज करे थे, बट एरर ऑफ ओमिशन हो गया था और आपने ये कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं किया था। तो 24,000 में 8,000 आप ऐड कर देंगे और उसका जो है वो आप 15% निकाल लेंगे, तो आपको शॉप फिक्सचर्स के ऊपर डिप्रिसिएशन पता चल जाएगी 4,000, जिसकी वर्किंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर हमारे पास है बेटा कंप्यूटर इक्विपमेंट। कंप्यूटर इक्विपमेंट में मैंने आपको ये बोला था कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आप डेप्रिसिएशन बेसिकली चार्ज करते हैं नेट बुक वैल्यू पे। अब कॉस्ट थी मेरी 60,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था 42,000। 60,000 को 42,000 से माइनस करेंगे 80,000 आएगा, 80,000 का आप 30% निकाल लेंगे 5,400 आ जाएगा। तो ये डेप्रिसिएशन हो जाएगी कंप्यूटर इक्विपमेंट। फिर बेटा हमारे पास है लोन इंटरेस्ट। लोन इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? जो लोन है आपका 60,000 का और इंटरेस्ट है बेटा आपका 8%। तो 60,000 का आप 8% निकाल लें, लोन इंटरेस्ट बेटा आपके पास आ जाएगा 4,800। फिर बेटा आपके पास है लॉस ऑन डिस्पोजल, क्योंकि डिस्पोजल की नेचर उसने लिखा है कि डिस्पोजल अकाउंट का डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि आपको लॉस ऑन डिस्पोजल हो, यानी कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो नेटबुक वैल्यू है मेरी उससे 6,000 कम पे मैंने सेल करी। ये भी क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है, तो ये भी मेरे एक्सपेंसेस में इंक्लूड हो जाएगा। अब मैं आपको लॉस ऑन डिस्पोजल बेटा दिखा भी देता हूँ। ये देखें, लॉस ऑन डिस्पोजल अकाउंट 6,000 डेबिट। अब ये जो डिस्पोजल अकाउंट 6,000 डेबिट है इसका मतलब है आपको लॉस ऑन डिस्पोजल। आगे बेटा बोल रहे हैं बैंक लोन। बैंक लोन कितना है 60,000, लेकिन उसके ऊपर 8% का रेट आप चार्ज करो, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 8%। तो 60,000 का बेटा आप 8% निकाल लेंगे, आपको पता चल जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन विच इज गोइंग टू बी 4,000। अब यहाँ से बेटा हम अपने एक्सपेंसेस का सम निकाल लेते हैं। 500 प्लस 2,500 प्लस 71,000 प्लस 10,200 प्लस 6,800 प्लस 51,700 प्लस 27,500 प्लस 19,600 प्लस 4,500 प्लस 4,800 प्लस 5,400 प्लस 4,800 प्लस 6,000। इन सबको बेटा ऐड करेंगे तो मेरे पास जो टोटल एक्सपेंसेस का सम आएगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 215,300। ठीक है बेटा। अब आप क्या करेंगे, आप ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड करेंगे 183,800 प्लस 18,000 और उसमें से बेटा माइनस कर देंगे 215,300। तो क्या करूंगा मैं, 201,800 जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर अदर इनकम है उसमें से आप माइनस कर देंगे 215,300, तो लॉस हो जाएगा, नेट लॉस हो जाएगा आपको 13,500। नेगेटिव आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि मैं 2,01,800 में से 2,15,300 माइनस कर रहा हूँ, मेरा आंसर नेगेटिव आएगा 13,500। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखिए हमने किया क्या है, यहाँ पे हमने सबसे पहले तो सेल्स लिखी, सेल्स रिटर्न थी तो सेल्स रिटर्न मैंने माइनस कर दी।
फिर बेटा मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सारी आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट जाती है, तो मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री भी दी हुई थी, मुझे परचेजेस भी गिवन थी, मुझे परचेज रिटर्न भी गिवन था, और मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दी हुई थी। तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया बेटा 2,10,600। सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 183,800। उसमें बेटा आप अदर इनकम ऐड करेंगे। अदर इनकम है बेटा आपके पास 18,000 15,000 का रेंट रिसीवेबल था, लेकिन वो कह रहा था एडजस्टमेंट में कि 3,000 रेंट रिसीवेबल वाज ओइंग, तो आप इसको ऐड करोगे भाई ये भी मैंने रिसीव कर, तो ओइंग इनकम हो गई है आप, यानी कि ये आपका एसेट है। एक्सपेंसेस में बेटा हमारे पास इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था, क्योंकि मैंने करंट ईयर का प्रोविजन निकाला था वो 1,600 आ रहा था, और ओल्ड प्रोविजन 1,100। 500 से आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज हो गया। बैड डेट भी बेटा आपका एक्सपेंस होता है 2,500। एडमिन एक्सपेंसेस है बेटा 71,000। इलेक्ट्रिसिटी है 10,200। इंश्योरेंस है बेटा 6,800। स्टाफ सैलरीज भी आपने लिख ली थी। अच्छा, स्टाफ सैलरीज में एक एडजस्टमेंट थी, उसने बोला था कि 8,000 की जो स्टाफ सैलरीज हैं वो आपने जो है बिक ने ली थी, गलती से आपने उसको स्टाफ सैलरीज में डाला, इसलिए बेटा मैंने जो है 8,000 स्टाफ सैलरी से सब्ट्रैक्ट किया था, यानी कि मेरी जो स्टाफ सैलरीज थी वो 59,700। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। स्टाफ सैलरीज ये रही, स्टाफ सैलरीज 59,700। इसमें से 8,000 मैंने माइनस किया, तो मेरे पास आया है नेट स्टाफ सैलरीज आज 51,700। वो मेरी असल स्टाफ सैलरी। ये सब करने के बाद बेटा मेरे पास टोटल एक्सपेंसेस आ गए नीचे 215,300। ये मेरे टोटल एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड करूंगा, एक्सपेंसेस माइनस करूंगा, तो मैंने देखा मुझे लॉस हो रहा है, क्योंकि एक्सपेंसेस मेरे ज्यादा है मेरी इनकम से। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट से ज्यादा आपके एक्सपेंसेस है, तो आप उसको जब माइनस करोगे तो आपका नेगेटिव आंसर है। ये नेगेटिव आंसर बेटा इंडिकेट करता है कि आपको नेट लॉस हुआ है 13,500। इस तरह करके बेटा आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट